हम किसी जगह को सिर्फ जमीन पर खड़ा नहीं देखते, बल्कि उसे महसूस करते हैं, उसकी सांसों में समाते हैं और उसकी धड़कनों को सुनते हैं। एक शहर जो सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं, बल्कि यादों और कहानियों का घर होता है। लेकिन ये धरती हमेशा शांत और सुंदर नहीं थी। कभी ये घने जंगलों और वीरानों से घिरी थी, जिसे महाकुतार कहा जाता था। और उसी जंगल और पहाड़ियों में बसता था मानव, शिकार करता, आग जलाता और जीवन की पहली धुन गुनगुनाता। भीमबेटका की गुफाएं आज भी यही बताती हैं कि यहाँ इंसान हजारों साल पहले भी जी रहा था, अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी के साथ। फिर आया वैदिक युग, जब खेती और गांव बसाना शुरू हुआ, धर्म, संस्कार और समाज की नींव रखी गई। मालव जनजाति यहाँ आई। उन्होंने न सिर्फ यहाँ घर बसाया, बल्कि अपने नाम को भी आगे बढ़ाया, मालवा और मालव संवत के रूप में। समय आगे बढ़ा, फिर मौर्य और गुप्त काल आया, जहाँ अशोक और चंद्रगुप्त की छाया में धर्म, कला और साहित्य चमके। सांची के स्तूप और विद्वानों की खोज ने इस धरती को ज्ञान का मोती बना दिया। लेकिन हर सभ्यता की ऊंचाई के पीछे संघर्ष छुपा होता है। मालवों की लड़ाइयाँ, पश्चिमी क्षत्रप और समुद्रगुप्त की चुनौती, गुर्जर प्रतिहार और परमारों का उभार, हर पत्थर पर, हर तालाब में इतिहास ने अपनी गूंज छोड़ी। और फिर आया राजा भोज, जिसने सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और वास्तु का सपना बनाया। भोजशाला 2000 ग्रंथों से भरी, जहां ब्रह्मांड का विज्ञान, आयुर्वेद और खगोल शास्त्र समाया। धार का किला, भोज का राज, और भोज ने कन्नौज से चंदेल तक अपना परचम लहराया। लेकिन हर कहानी का अंत सिर्फ समाप्ति नहीं होता, वो एक नए अध्याय की शुरुआत भी होता है। भोज के जाने के बाद भोपाल की धरती ने नए शासकों और नई कथाओं को अपनाया। गोंड राजाओं की छाया में शहर ने अपने कदम फिर से गिने, सुरक्षा, संघर्ष और सपनों के बीच संतुलन को पहचाने। समय ने यहाँ अपनी लकीरें खींची, कभी तालाबों में शांति की झिलमिलाहट, तो कभी बाजारों की हलचल में जीवन की गूंज। हर शासक ने छोड़ी अपनी छाप और हर पीढ़ी ने जोड़ा अपने सपनों का रंग। लेकिन भोपाल ने सीखा बदलना और संवरना। किला, झीलें, घाटियां सब गवाह बने कि इतिहास केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य के लिए शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए इस सफर को और आगे बढ़ाएं, जहां हम देखेंगे कि भोज के बाद कैसे यह नगरी अपनी पहचान बनाने लगी और कैसे भोपाल एक शहर से कहीं ज्यादा एक जीवंत इतिहास और एक इमोशन बन गया। क्या आपको पता है भोपाल की असली कहानी सिर्फ राजा भोज से नहीं जुड़ी है? राजा भोज के जाने के बाद क्या हुआ था, वो जानने से पहले हम एक लोक कथा और मान्यता को जानते हैं। चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। असल में भोपाल की जड़ें गोंड समाज से भी गहराई से जुड़ी हैं। अब सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि ये गोंड कौन थे? दरअसल गोंड भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में मानी जाती है। इनका मेन एरिया मध्य भारत, जो कि आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना वाला एरिया रहा करता था। पुरानी खोजों और इंसानों की जिंदगी से जुड़ी पढ़ाई के हिसाब से गोंड लोग लगभग 2000 से 2500 साल पहले ही मध्य भारत की पहाड़ियों और जंगलों में रहते आ रहे थे। 6वीं शताब्दी तक आते आते गोंड लोग धीरे धीरे और छोटे छोटे इलाकों के मुखिया और राजा बनने लगे थे। वो घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में बसते थे, क्योंकि वहाँ खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी, नदियां, तालाबों से पानी मिलता था। जंगल उन्हें सुरक्षा भी देते थे और शिकार और जड़ी बूटी जैसी जरूरतों से जीवन चलाने का सहारा भी देते थे। मतलब गोंड लोग बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वो लोग यहीं के मूल निवासी थे। और 6वीं शताब्दी में गोंड लोग मध्य भारत में भी रहते थे। मालवा, विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियों में उनका बसेरा था। अब यही 6th-7th सेंचुरी में इसी इलाके में एक गोंड कम्युनिटी के राजा थे। राजा का नाम था भूपाल छल्लम सिंह शाह। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भोपाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि गोंडी भाषा में इसका एक खास मतलब है। चलिए इसको समझते हैं। पहले गोंडी भाषा में भोपाल का मतलब होता था धरती और प्रजा की रक्षा करने वाला राजा। अगर हम इसे तोड़कर देखें तो भू मतलब जमीन या धरती, और पाल मतलब जो पालन पोषण करता है या रक्षा करता है। इन दोनों को मिलाकर बना भूपाल, यानी धरती की रक्षा करने वाला राजा। मतलब कि एक राजा शल्लम शाह थे जो लोगों की रक्षा करते थे, तो गोंड लोगों ने उन्हें भोपाल की उपाधि दे दी। इसलिए जब लोक कथा में भोपाल शाह कहा जाता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि धरती और प्रजा का रक्षक राजा का खिताब भी माना जाता है। इतिहासकार श्याम मुंशी लिखते हैं कि लगभग 650 ईस्वी के आसपास इस इलाके में एक गोंड मुखिया यानी भूपाल शाह शासन करते थे, और इसी के नाम पर इस जगह को भोपाल कहा जाने लगा, जो वक्त के साथ बदलकर भोपाल बन गया। गोंडों ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं छोड़ा था, बल्कि भोपाल की पहचान बन चुकी बड़ी झील यानी अपर लेक भी उन्हीं ने बनाया था। राजा भोज का इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि राजा भोज तो धार से राज करते थे, और उन्होंने भोजपुर में एक झील बनवाई थी जो बाद में होशंग शाह ने तोड़ दिया। भोपाल का बड़ा तालाब असल में सीहोर से निकलने वाली दो नदियां उलझावन और कोलांस को रोककर बनाया गया था।
यह काम एक गोंड व्यक्ति कालिया ने छोटा सा बांध बनाकर किया था। यही तालाब बाद में भोपाल की पहचान बना। कहते हैं कि 1720 तक भोपाल सिर्फ एक छोटा सा गांव था। यहाँ ज्यादातर गोंड रहते थे। तभी अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान यहाँ आया और यहीं बसना शुरू किया। अब जो गोंड लोग आए थे उन्हें बेरू कहा गया। बेरू वो लोग होते थे जो घास फूस काट कर जमीन साफ करके अपना घर बसाते थे। इसी से असली भोपालियों के लिए एक शब्द चल पड़ा, बैरूकाट भोपाली, जिसका मतलब है वो लोग जिन्होंने जमीन काट कर और साफ करके इस शहर को बसाया। इसके बाद भोपाल ने नवाबों का दौर देखा, दोस्त मोहम्मद खान से लेकर आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान तक। इस नवाबी दौर में भोपाल सिर्फ एक बसावट से आगे बढ़कर तहजीब, कला और संस्कृति का गढ़ बना। ये नवाबी दौर को हम आगे कवर करेंगे। आज़ादी के बाद भोपाल भारत का हिस्सा बना और 1956 में यह मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित हुआ। यानी भोपाल की असली कहानी सिर्फ राजा भोज की नहीं, बल्कि गोंडों की मेहनत, भोपाल शाह की पहचान, कालिया द्वारा बनाई गई झील और नवाबों की तहजीब सबका संगम है, जो इस शहर को बाकी दुनिया से अलग और खास बनाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लिखी हुई इतिहास की किताबें राजा भोज की तरफ झुकती हैं, लेकिन गोंड समाज की जवानी कहानियों में कहा जाता है कि भोपाल नाम बहुत पहले से ही मौजूद था। इसका मतलब यह है कि भोपाल की जड़ें सिर्फ एक शाही वंश में नहीं है, बल्कि आदिवासी संस्कृति में भी गहराई से जुड़ी है। ये कहानी मॉडर्न किताबें और पढ़ाई में कम मिलती है, लेकिन जनजातियों की पुरानी कहानियों और लोक कथाओं में बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इतिहास की किताबें भोपाल शाह के बारे में खामोश क्यों? क्या वजह थी कि उनकी कहानी दबा दी गई? क्या ये इसलिए कि बाद में राजा भोज का नाम और भी ज्यादा फेमस हो गया, या फिर इसलिए कि गोंड राजाओं की कहानियां लिखी ही नहीं गईं और बस लोक कथाओं में ही जिंदा रहीं? दरअसल पहले के इतिहासकार ज्यादातर बड़े राजवंशों और साम्राज्य को ही लिखते थे। आदिवासी राजा और छोटे राज अक्सर इतिहास की किताबों में जगह ही नहीं पा सके। इसी वजह से भोपाल शाह की कहानी सिर्फ गोंड कम्युनिटीज की यादों, लोक कथाओं और जुबानी परंपरा में जीवित रही। गोंडों का इतिहास ज्यादातर कहानियों और परंपराओं के जरिए आगे बढ़ा। रिटर्न हिस्ट्री में ध्यान परमार, मुगल, अफगान और नवाबों जैसे बड़े नामों पर रहा, इसलिए गोंड राजाओं की कहानी कभी इतनी डिटेल से लिखी ही नहीं गई। लेकिन आज भी गोंड समाज के बुजुर्ग कहते हैं कि भोपाल का असली शुरुआती नामदाता भोपाल शाह ही थे। तो सच क्या है, ये कमेंट में आप जरूर बताना। फाइनली भोपाल के नाम को लेकर दो कहानियां सामने आती हैं। पहली लोक कथा कहती है कि एक गोंड राजा भोपाल शाह जो कि भोपाल नाम पड़ा, और दूसरी रिटर्न हिस्ट्री कहती है परमार वंश के राजा भोज जो कि भोजपाल नाम पड़ा। धीरे धीरे दोनों कहानियां मिलकर आज का भोपाल बनी। तो अब हम वापस अपनी कहानी की ओर मुड़ते हैं, जहां से राजा भोज की कहानी खत्म हुई थी। क्या होगा अब आगे? राजा भोज के जाने के बाद उनके बेटे आदित्य परमार ने शासन संभाला, लेकिन उनका राज ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे कि भोपाल में एक मजबूत राज नहीं रहा। लगभग 700 साल यानी कि 1010 से लेकर 1708 ईस्वी तक का वक्त भोपाल के लिए बहुत ही उलझा और अनबैलेंस रहा। एक तरफ लोगों के दिलों में अब भी राजा भोज की यादें जिंदा थीं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि सत्ता का कोई भी ठोस केंद्र नहीं बचा था। इस लंबे दौर में भोपाल और उसके आसपास के इलाके छोटे छोटे राजवाड़ों, जागीरदारों, भील और गोंड सरदारों के बीच बंटते चले गए। राजपूत राजा भी सत्ता पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपसी झगड़े, युद्ध और अंदरूनी खींचतान की वजह से कोई भी एक ताकतवर शासन नहीं बना सका। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सत्ता का रंग बदल रहा था और मालवा की जमीन पर तूफान उठने को था। फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। संस्कृति की राजधानी अब एक युद्ध भूमि बनने वाली थी। साल 1235 ईस्वी जब दिल्ली से तूफान आया। उथल पुथल पहले से ही चल रही थी और तभी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने भोपाल पर हमला कर दिया। इस एक हमले ने न सिर्फ भोपाल को बल्कि पूरे मालवा को हिला कर रख दिया। अब ये इलाका कभी दिल्ली सल्तनत के कब्जे में होता तो कभी फिर किसी लोकल सरदार के हाथ में चला जाता। जिस भोपाल को कभी संस्कृति और शांति का घर माना जाता था, अब यहाँ हर दिन डर, बदलती हुकूमत और तलवारों की आहट थी। ये सिर्फ एक जंग ही नहीं थी, ये वो झटका था जिसने यहाँ की पहचान ही बदल दी। सत्ता, संस्कृति और लोगों का भरोसा सब कुछ डगमगाने लगा था। धीरे धीरे मालवा पूरी तरह दिल्ली सल्तनत के कब्जे में चला गया। अब यहाँ के छोटे छोटे सरदार, आदिवासी नेता और स्थानीय रियासतें बस नाम भर की रह गई थी। 1540 के आसपास जब शेर शाह सूरी मालवा पहुंचा तो भोपाल अब कोई आज़ाद रियासत नहीं था। उस समय राज कर रहा था एक भील सरदार जगवा कछवा। ये बताता है कि उस दौर में भोपाल में स्थानीय ताकतें और बाहरी हमलावर आपस में लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती है। असल में यहीं से वो अंधेरा शुरू होता है जो आने वाली सदियों तक मालवा पर छाया रहा। वक्त के साथ मालवा की फिजाओं में एक नया नाम गूंजा, दिलावर खान गोरी। अब तक दिल्ली से भेजे गए सुल्तानों का ही राज चलता था, लेकिन दिलावर कुछ अलग सोचता था। वो जंगलों से उठा था, लेकिन उसके सपने शाही थे। उसने ना सिर्फ दिल्ली की हुकूमत से अलग होने की हिम्मत की, बल्कि खुद की एक नई सल्तनत खड़ी कर दी, मालवा सल्तनत। उसने राजधानी बनाई धार। हाँ, वही धार जो कभी राजा भोज की भी राजधानी था। कभी हिंदू सम्राटों की गाथा, अब एक मुस्लिम सुल्तान का सिंहासन। यही वो पल था जब मालवा पूरी तरह सुल्तानों और सम्राटों की बिसात बन चुका था। दिलावर के बाद पर गद्दी पर बैठा उसका बेटा, और यहीं से शुरू हुआ मांडू का असली सफर। मांडू बना सल्तनत का केंद्र। इमारतें बनी, महल सजे, नई संस्कृति ने शेप लिया, रणनीति और ताकत दोनों का जलवा दिखा। कभी राजा भोज ने यहाँ किताबें बसाई थी, अब यहीं तलवारें और ताज की कहानियां गढ़ी जा रही थी।
लेकिन ये चमक ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 1561 में सल्तनत टूट गई और एक बार फिर स्थानीय पहचान हाथ से निकल गई। अब शुरू हुआ मुगल काल, नई हुकूमत और नई पहचान। अब दिल्ली नहीं, आगरा से आदेश आते थे। मालवा और भोपाल अकबर के शासन का हिस्सा बन गए थे। हर हुक्मनामे के साथ यहाँ की बोली, रहन सहन और सोच पर नया रंग चढ़ाया गया। भोपाल ने एक नहीं दर्जनों झंडे बदलते देखे। हर बार एक नया राजा आया, नई भाषा, नया कानून, नई परछाइयां लेकर। लेकिन इस धरती की मिट्टी कभी पूरी तरह चुप नहीं हुई। भीमबेटका की दीवारों से लेकर भोज की झील तक एक आवाज आज भी गूंजती रही, कोई फिर आएगा जो पहचान लौटाएगा। जब जंगल से निकलकर सत्ता बदलने लगी। अभी हमने बात की कि 1401 में जब दिलावर खान गोरी ने मालवा की बागडोर संभाली तो धार बन गई नई राजधानी। यही धार जहाँ कभी राजा भोज का राज चलता था। लेकिन जब सारी नजरें महलों और सुल्तानों पर थीं, तब इतिहास की एक खामोश गली में जंगलों से एक और ताकत बड़ी हो रही थी। वक्त था 14वीं सेंचुरी की शुरुआत का और एक नाम उभरा, योरदम, एक गोंड योद्धा। गोंड यानी वो लोग जो जंगलों के बीच पैदा हुए, जिनका जीवन पेड़ों, नदियों और पहाड़ों से जुड़ा था। लेकिन योरदम सिर्फ जंगलों में जीना नहीं चाहता था, वो राज करना चाहता था। और यही सपना लेकर उसने मंडला को राजधानी बनाया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा गोंड साम्राज्य जिसने पहाड़ों और घाटियों से निकलकर पूरी धरती को चौंका दिया। एक एक करके कई गोंड राजा आए। मदन शाह, दूर की सोच रखने वाला शासक, गोरखदास और अर्जुन दास, जिन्होंने अपने साम्राज्य की बाउंड्रीज को बढ़ाया। और फिर आया सबसे बड़ा नाम, संग्राम शाह, जिसने गोंड साम्राज्य को एक पहचान दी। कभी जंगलों में आग की तरह फैले थे गोंड, अब राजमहलों तक पहुंच चुके थे। जैसे जैसे मालवा में मुगलों का असर बढ़ा, गोंडों ने भी धीरे धीरे भोपाल की तरफ कदम बढ़ाए। मालवा की जमीन पर कई लड़ाइयां हुई, पर एक बात साफ थी, भोपाल और उसके आसपास का बड़ा हिस्सा अब गोंड साम्राज्य के अधीन आ चुका था। यहाँ के इलाकों को चकला कहा जाता था, मतलब कि छोटे छोटे प्रशासनिक इलाके, जैसे कि आज के डिस्ट्रिक्ट या जिले होते हैं। अब चकला गिन्नौर सबसे बड़ा चकला था, जिसमें 750 गांव आते थे और भोपाल भी उन्हीं में शामिल था। जब संग्राम शाह के किले का आखिरी दीपक बुझा, उस रात हवाओं में एक सवाल तैर रहा था, अब कौन होगा गोंडों का रहनुमा। और ठीक उसी पहर दूर सतपुड़ा के जंगलों में एक मशाल उठी, निजाम शाह की। नया युग आने वाला था, लेकिन वो आसान नहीं होने वाला। अब आता है सबसे बड़ा अहम किरदार, गोंड राजा निजाम शाह, जो जंगलों से निकले शासकों की आखिरी बड़ी मिसाल था, जिसने भोपाल पर न सिर्फ राज किया बल्कि उसे एक नई दिशा दी। निजाम शाह उस दौर का वो राजा था जिसने सत्ता को सिर्फ चलाया नहीं, बल्कि भोपाल की पहचान को गढ़ना शुरू किया। उस दौर में भोपाल से करीब 100 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़, आज के सागर जिले के आसपास में, गोंड साम्राज्य का एक मजबूत गढ़ बन चुका था। यहाँ के राजा थे निजाम शाह और उनकी रानी थी कमलापति। रानी कमलापति न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उतना ही समझदार, बहादुर और मजबूत इरादों वाली भी थी। उनकी सुंदरता और हिम्मत की कहानियां आज भी मालवा की लोक कथाओं में सुनाई देती हैं। और उन्हीं के नाम पर भोपाल में रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। लेकिन सत्ता की लड़ाई में रिश्ते मायने नहीं रखते। राजा निजाम शाह को उनके ही भतीजे चैन शाह ने राजगद्दी के लालच में जहर दे दिया। रानी को गिन्नौरगढ़ के किले में कैद कर लिया गया। यह सिर्फ एक रियासत का पतन नहीं था, यहाँ एक माँ, एक औरत, एक रानी की लाचारी की दास्तां थी। और वही मोड़ था जहाँ से इतिहास की धारा बदलने लगी, जहाँ से कहानी ने अब करवट ली। राजा अब नहीं रहे, पीछे बची एक माँ थी और उसका बेटा नवल शाह। अब रानी अकेले थी और चारों तरफ सत्ता के भूखे लोग हाथ लगाए बैठे थे कि कब मौका मिले और ताज को हड़प लिया जाए। और यहीं से कहानी में एक नया किरदार आता है, जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद खान। कहा जाता है अगर उस रोज वो अफगान सरदार नहीं आता तो शायद भोपाल आज वो ना होता जो हम जानते हैं। चलिए पहले हम दोस्त मोहम्मद खान की कहानी को समझते हैं, एक अफगान सरदार और एक टूटी हुई रियासत। कहानी शुरू होती है तिरहा नाम के इलाके से, खैबर दर्रे के पास अफगानिस्तान में। यहीं जन्म हुआ था दोस्त मोहम्मद खान का एक पठान परिवार में। कुछ लोग उसे मिर्जई मानते हैं, कुछ वर्कजई कबीले से जोड़ते हैं। वह सुन्नी मुसलमान था पर दिल से जंगजू, जिसे किताबों से नहीं तलवार और घोड़े से मोहब्बत थी। वो बचपन से ही जंग का मैदान देख रहा था, नक्शे नहीं नियतें पढ़ता था। भारत की ओर कदम रखे यही लगभग 1690 के आसपास में। तब भारत में औरंगजेब का शासन था। अफगान लड़ाकों की यहाँ भारी मांग थी। दोस्त मोहम्मद खान भी रोजगार और रुतबे की तलाश में भारत आ गया। सफर कुछ यूं शुरू हुआ, जलालाबाद पहुंचा, यहीं निकाह किया, एक हत्या के इल्जाम में फंसा और भागना पड़ा। दिल्ली पहुंचा और मुगल सेना में बतौर भाड़े का सिपाही भर्ती हो गया। दिल्ली में उसकी बहादुरी ने सबका ध्यान खींचा। उसके बाद उसे मालवा में तैनात किया गया, एक ऐसा इलाका जो हमेशा सत्ता की रस्साकसी में उलझा रहा। वो तलवार के साथ साथ सोच से भी लड़ता था। वो जानता था वक्त से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। बहुत से अफसर अपने अपने इलाके में छोटे राजा बनते जा रहे थे। दोस्त मोहम्मद भी अब एक सिपाही नहीं रहा। वो पहले सीतामऊ, फिर विदिशा और फिर मंगलगढ़ बैरसिया पहुंचा। यहाँ की रानी ने उसे अपना दत्तक बेटा बना लिया। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। वो अब एक स्थानीय शक्ति बन गया था। उसकी बढ़ती ताकत से राजपूत दरबार में बेचैनी होने लगी और तभी उसने चाल चली, 30,000 रुपए देकर बैरसिया खरीदा। अब वो सिर्फ नाम का नहीं, हकीकत में मालिक बन चुका था।
आसपास के गांवों और किलों पर कब्जा करने लगा। फिर दोस्त मोहम्मद खान को जगदीशपुर पसंद आया। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई कब्जा करने में। यहाँ कोई राजा नहीं था, बस कुछ गोंड और राजपूत जमींदार जो थोड़ा बहुत विरोध कर रहे थे। मगर दोस्त की तलवार और उसकी चालों के आगे सब झुक गए। और फिर उसने एक ऐलान किया, अब ये जगदीशपुर नहीं, इस्लाम नगर कहलाएगा। अब तक वो एक सिपाही था, लेकिन अब वो एक कहानी बना रहा था, एक ऐसा नाम जो उसकी ताकत और उसके भरोसे का बयां था। इस्लाम नगर अब उसका गढ़ बन चुका था। यहाँ बने शानदार महल जिनमें लखनऊ की नज़ाकत और काबुल की गर्मजोशी थी, बाग बगीचे, जलाशय, शाही दरबार, एक नई रियासत का सपना साकार होने लगा था। मगर दोस्त की कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि अब आता है वो मोड़ जहाँ दोस्त दोस्त की हदें तोड़ देता है। असल चेहरा तब सामने आया जब देवरा राजपूतों से उसका आमना सामना हुआ। उनमें से एक थे राणा नरसिंह राव चौहान, जिनसे दोस्त ने एक नदी के किनारे एक बातचीत का न्योता भेजा। दोस्त और मिलन की बात हुई, लेकिन असल में वो एक जाल था। जैसे ही सब अंदर गए, बाहर से दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर शुरू हुआ कत्ल का वो नाच, जिसने नदी के पानी को लाल कर दिया। और तब जिसे कभी ठाल नदी कहा जाता था, अब उसे कहा जाने लगा हलाली नदी, क्योंकि वहाँ अब पानी नहीं, लहू बहता था। और धोखा इतना गहरा था कि उसकी गूंज आज भी हवा में तैरती है। कहते हैं दोस्त ने इस्लाम नगर में किला बनवाया, ऊंची दीवारें, भारी गेट, बाहर से शाही, अंदर से सन्नाटा। क्या वो दीवारें दुश्मनों के लिए थी या खुद दोस्त को अपने गुनाहों से बचाने के लिए? आज भी भोपाल की गलियों में कुछ मिसकंसेप्शन घूमते हैं, जैसे कि दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को बसाया और वो एक निर्दयी अफगान था। देखो, ये आधा सच है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को राजनीतिक राजधानी बनाया, लेकिन उससे पहले भी एक सांस्कृतिक और फौजियों का सेंटर था। और चौंकाने वाली बात यह है कि दोस्त मोहम्मद खान ने कई हिंदू मंदिरों को पुनः बनाया और स्थानीय ब्राह्मणों से संबंध अच्छे रखे। वह क्रूर नहीं, बल्कि चालाक और स्थानीयता में विश्वास रखने वाला योद्धा था। साल 1710 में काला वर्ष बेगुनाहों का नरसंहार। कहा जाता है कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए दोस्त मोहम्मद खान ने सांची के आसपास के गांवों को विद्रोह के शक में आग के हवाले कर दिया। सैकड़ों लोग जिंदा जल गए। लोगों की जुबानी इसे आज भी काला वर्ष कहा जाता है, मगर रियासत के किसी भी औपचारिक दस्तावेज में इसका नाम तक नहीं मिलता है। अब वो समय था जब इस्लाम नगर तब का जगदीशपुर में एक नया चेहरा उभर चुका था, अफगान दोस्त मोहम्मद खान, जो ताकत के साथ अब राजनीति भी समझने लगा था। उधर रानी कमलापति का जीवन जैसे बिखर चुका था। पति की हत्या, सत्ता की लूट और विश्वासघातों के बीच अब एक ही चीज बची थी, इंसाफ की आस। और इस उम्मीद के साथ साथ रानी ने भेजा एक संदेश दोस्त मोहम्मद खान को। रानी अब उस योद्धा के सामने खड़ी थी जिसे लोग एक वीर सैनिक मानते थे। आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में आग लगी थी। मेरे पति को धोखे से मारा गया है, मुझे न्याय चाहिए, बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। दोस्त मोहम्मद खान के लिए ये एक युद्ध नहीं, एक मौका था, एक वैलिड और स्थायी जगह बनाने का और मध्य भारत की राजनीति में घुसने का। जब किसी के पास राज्य नहीं होता तो वो लड़ता है, पर जब किसी को राज्य चाहिए होता है तो वो सौदे करता है। और ये सौदा दोस्त मोहम्मद खान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने बिना समय गंवाए अपने घुड़सवारों को रवाना किया। लक्ष्य था चैनपुर और देवरी, जहाँ आलम शाह और उनके साथी छिपे बैठे थे। कुछ ही समय में विद्रोह कुचल दिया गया, राजा के हत्यारे मारे गए और रानी को उसका किला वापस मिल गया। रानी को न्याय मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रानी ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन दिया सिर्फ आधा, 50,000 रुपए, और बाकी 50,000 के बदले रानी ने दिया एक गांव, भोपाल। एक गांव जो नक्शे पर भी मुश्किल से दिखता था, आज वही मध्य प्रदेश की राजधानी है। जो एक अधूरे सौदे में मिला था, वही इतिहास बन गया। रानी ने दोस्त मोहम्मद खान को बनाया प्रधानमंत्री और उसने नवल शाह को अपने बेटे की तरह संभाला और उसका सहारा बना। कागजों पर वह केवल मददगार था, पर असल में अब वही रियासत की नब्ज थाम चुका था। कुछ ही महीनों में रानी कमलापति चल बसी और जल्दी नवल शाह भी नहीं रहे। इतिहास चुप है, पर यह खामोशी बहुत कुछ कहती है। अब न रानी थी, न उत्तराधिकारी, और धीरे धीरे दोस्त मोहम्मद खान ने पूरे गिन्नौरगढ़ और आसपास की रियासतें अपने अधीन कर ली, कभी राजनीति से तो कभी ताकत से। जो झुका उसे इनाम मिला और जो टकराया उसे मिटा दिया गया। एक एक करके सारे विरोध खत्म हो गए। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के किले पर सीधा कब्जा कर लिया। अब वह सिर्फ रक्षक नहीं, भोपाल और उसके आसपास का वास्तविक शासक बन चुका था। इसी समय उसने इस्लाम नगर को छोड़ा और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो आज तक चली आ रही है। राजधानी तो बदल गई, पर जड़ें आज भी वही हैं। इस्लाम नगर वो जगह जहाँ से भोपाल के भाग्य ने करवट ली थी, जहाँ दोस्त बना शासक और खून बन गया इतिहास। 1723 में भोपाल रियासत की ऑफिशियली स्थापना हुई, किले बनाए गए, प्रशासन खड़ा हुआ, फौज बनी और एक नए नवाबी युग की शुरुआत हुई। जो गांव एक अधूरे सौदे में मिला था, उसे दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी किस्मत का ताज बना लिया। आज इस्लाम नगर बस एक गांव है, कुछ खंडहर, कुछ कहानियाँ, मगर अब ध्यान से सुनो तो हर ईंट फुसफुसा कर कहती है यहीं से सब शुरू हुआ था। साल था 1726। 66 साल की उम्र में दोस्त मोहम्मद खान इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके जाने तक वो ऐसी सत्ता खड़ा कर चुका था जिसे अब आसानी से गिराया नहीं जा सकता था। जो नींव उसने डाली वो 300 साल तक भोपाल की नवाबी सत्ता की वजह बनी रही। जो कभी एक मामूली सिपाही था, वही अब इतिहास, राजनीति और संस्कृति का निर्माता बन चुका था।
कुछ कहानी है जो बाद में निकल के आई, आइए जानते हैं उनके बारे में। गौहर महल में छिपा खजाना। 1800 के शुरुआती वर्षों में भोपाल में गौहर महल बन रहा था, लेकिन क्या आपको पता है जब इसे बनाया जा रहा था तभी इसके नीचे एक गुप्त तहखाना भी तैयार किया गया था। यह कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान ने मरने से पहले अपने निजी स्वर्ण, हथियार और अफगानी दस्तावेज एक गुप्त सुरंग में छुपा दिए थे, जो आज भी आम लोगों की पहुंच से बाहर है। लेकिन क्यों छुपाया गया? क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मृत्यु के बाद राजपाट को लेकर महायुद्ध होगा। आज तक कोई नहीं जानता कि वो सुरंग और खजाना कहाँ है। कहा जाता है कि एक समय नवाब ने अपने ही खानदान की एक युवती बेगम को राज के सम्मान देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि वो एक समान वर्ग के नौजवान से प्रेम करती थी। इस प्रेम कहानी को शर्म की निशानी समझकर बेगम को जिंदा महल की दीवारों में चुनवा दिया गया था। हालांकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन पुराने चौकीदारों की पीढ़ी की बातें बताती हैं कि रात में उस महल में किसी लड़की की सिसकियां आती हैं। अब राजपाट आया उसके बेटे यार मोहम्मद खान के हाथ में, लेकिन उसने एक थोड़ा अलग रास्ता चुना। वो फिर से इस्लाम नगर चला गया। शायद वो उस हलाली नदी की परछाई से दूर रहना चाहता था, या फिर वो अपने पिता की इमेज से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। यार मोहम्मद खान में अपने पिता जैसी चालाकी नहीं थी, और ना ही वो इतना सख्त था, मगर उसे वो सत्ता मिली थी जो खून, चालबाजी और साजिशों से बनी थी। अब देखना यह था कि क्या वो इस सत्ता को संभाल पाएगा। और तभी भोपाल की तरफ बढ़ने लगी एक नई आंधी, मराठा शक्तियां। साल था 1737। मराठा अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं थे, अब वो पूरे भारत की राजनीति में हावी हो रहे थे। उनकी नजर अब थी मालवा पर और फिर भोपाल पर। मराठाएं सेना धीरे धीरे मालवा में घुसने लगी। अब यार मोहम्मद खान के सामने दो रास्ते थे, या तो तलवार उठाए या फिर समझौते की राह चुने। उसने लड़ाई की बजाय राजनीति को चुना। मराठों को सुंदर फिरौती दी, धन दौलत, तोहफे, जमीन, बस इस शर्त पर कि वो भोपाल को बर्बाद न करें, और इसी को कहा गया ट्रीटी ऑफ भोपाल, जो कि 1738 में हुई। मराठों ने हामी तो भर दी, ठीक है हम तुम्हारे इलाकों को नहीं छुएंगे, लेकिन बातों से ज्यादा असर तलवार करती है। और हुआ भी यही। सौदे हुए, लेकिन खून भी बहा। कई सैनिक और आम लोग इस झड़प में मारे गए। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये थी एक ऐसे राजा की लड़ाई जो अपने पिता की बनाई सत्ता को अब सिर्फ रुपयों से बचाने की कोशिश कर रहा था। यार मोहम्मद खान का शासन लगभग 15 साल तक चला। उसने सत्ता तो संभाली, लेकिन ना उसमें वैसी रणनीति थी और ना ही वैसा तेज जैसा उसके पिता दोस्त मोहम्मद खान में था। साल था 1742, वो भी चल बसा। उसे इस्लाम नगर में दफनाया गया, उसी किले में जहां से कभी दोस्त मोहम्मद खान ने सत्ता की कहानी शुरू की थी। आज भी उसकी कब्र वहीं मौजूद है, इतिहास के उन निशानों के साथ जो बहुत कुछ कह जाते हैं, अगर आप सुनना चाहें। राजा गया, अब ताज किसका होगा? अब सत्ता खाली थी और हर आंख ताज की तरफ। अब सत्ता संभाली यार मोहम्मद खान के बड़े बेटे फैज मोहम्मद खान ने। उसने दावा किया कि अब ताज उसका है, लेकिन सिर्फ खून का रिश्ता सत्ता नहीं दिलाता, जरूरत होती है दिमाग और समर्थन की। यहीं आता है एक नाम, दीवान बिजाई राम। ये फैज मोहम्मद खान का मुख्य सलाहकार और समर्थक माना जाता था। एक चतुर, दूरदर्शी और रियासत का खिलाड़ी। उसने फैज का साथ दिया और धीरे धीरे उसे गद्दी तक पहुंचा दिया। लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। फैज के चाचा सुल्तान मोहम्मद खान, जो खुद को राजा घोषित कर बैठे और कब्जा कर लिया फतेहगढ़ का किला। फतेहगढ़ किला भोपाल का ऐतिहासिक किला है, जिसे 1726 में दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी पत्नी बेगम फतेह के सम्मान में बनवाया था। यह किला वर्तमान में गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया हॉस्पिटल के परिसर में स्थित है। अब सत्ता दो टुकड़ों में बटी, एक तरफ फैज और दूसरी तरफ सुल्तान। लेकिन राजनीति को हथियार बनाने में बिजाई राम माहिर थे। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, बातचीत करवाई और सौदा कराया। सुल्तान को कुछ जमीनें दे दी गई और बदले में उसने राजगद्दी से हाथ खींच लिया। अब सत्ता पूरी तरह फैज मोहम्मद खान के हाथ में थी। फैज मोहम्मद की असली शुरुआत। अब जब गद्दी मिल चुकी थी, उसने सत्ता का असली चेहरा दिखाया। उसने रायसेन के किले पर चढ़ाई की, एक ऐसा किला जो सदियों से हर राजवंश का सपना था। और आखिरकार वो किला भी उसकी सत्ता में शामिल हो गया और उसके पास था भोपाल का राज और रायसेन का गढ़। लेकिन रियासत की हवाएं कभी स्थिर नहीं रहती। 1745 में पेशवा की सेना भोपाल की तरफ बढ़ी। सुल्तान मोहम्मद खान ने उनका साथ दे दिया। भोपाल की सेना कमजोर पड़ी और धीरे धीरे कई इलाकों पर मराठाओं का असर बढ़ गया, जैसे कि आष्टा, सुजालपुर और सीहोर। अब सोचिए, एक बेटा जो अपने पिता की मौत के बाद सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, एक चाचा जो दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है, और फिर एक दीवान जो सबको एक एक करके मोरे की तरह चला देता है। तो सवाल ये है, क्या ये किस्मत थी या फिर बिजाई राम की चालाक राजनीति? और फिर सत्ता पहुंची हयात मोहम्मद खान तक। 12 दिसंबर 1777 फैज मोहम्मद की मृत्यु हो गई और वो निसंतान था। अब गद्दी की दौड़ फिर शुरू हुई। क्योंकि फैज निसंतान था, तो उसके भाई ने हयात मोहम्मद खान ने मामूला बेगम की मदद से राजगद्दी संभाली। मामूला बेगम यार मोहम्मद खान की एक प्रभावशाली हिंदू पत्नी थी, जिन्होंने फैज मोहम्मद खान और बाद के समय में शासन में बड़ा प्रभाव रखा। लेकिन एक और मोड़ बाकी था। फैज मोहम्मद की विधवा थी सलाह बेगम, अब खुद राज संभालना चाहती थी। दरबार एक बार फिर घमासान का अखाड़ा बन गया। शराब, साजिशें और हर किसी की अपनी चाल। मामूला बेगम ने मामला संभालने की कोशिश की,
लेकिन उन्होंने सलाह बेगम को डिप्टी बनाकर संतुलन बैठाया। लेकिन हयात मोहम्मद खान को यह मंजूर नहीं था। उसने विद्रोह किया और खुद को भोपाल का नवाब घोषित कर दिया। भोपाल की गद्दी कभी सिर्फ एक सिंहासन नहीं रही, यह हमेशा एक संघर्ष रही, खून के रिश्तों के बीच, सत्ता की लालच के नीचे और इतिहास की उन परतों में जहां हर मुस्कान के पीछे कोई साजिशें छुपी होती हैं। जब भारत बदल रहा था, एक तरफ देश के कई हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी और दूसरी ओर भोपाल में नवाब हयात मोहम्मद खान अपनी सत्ता को स्थिर करने में लगे थे। जब कर्नल गोडार्ड बॉम्बे की ओर जा रहा था, वो भोपाल से गुजरा। यहीं हयात मोहम्मद खान ने एक चतुर डिसीजन लिया, लड़ाई नहीं सहयोग। उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती निभाई, नफरत की जगह रिश्ते बनाए और यही रिश्ता बना उनके शासन की ढाल। ये एक ऐसा दौर था जब तलवार म्यान में रही और समझौतों ने इतिहास का रास्ता मोड़ दिया। हयात मोहम्मद खान ने अंग्रेजों के साथ वफादारी बनाए रखी और इसी से सत्ता स्थिर रही। लेकिन हर महल के भीतर कुछ दरारें छिपी होती हैं। शुरू हुआ आंतरिक टकराव दीवान फौलाद खान और मामूला बेगम के बीच। दीवान फौलाद खान ये कोई नवाब नहीं थे, बल्कि दरबार के एक महत्वपूर्ण दीवान या प्रधानमंत्री जैसे थे। राजनीतिक झगड़े अब सीधे लड़ाई में बदल चुके थे। झगड़ा इतना बड़ा कि शाही परिवार के ही एक सदस्य ने फौलाद खान की हत्या कर दी। अब दीवान बना छोटा खान, एक समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति जिसने शहर के लिए एक बड़ा काम किया। निचली झील को रोकने के लिए पत्थर का पुल बनवाया, जो आज भी पुल पुख्ता के नाम से जाना जाता है। लेकिन सत्ता की कहानी कभी एक चेहरे पर नहीं रुकती। फांदा की लड़ाई में भोपाल को भारी नुकसान हुआ और छोटा खान भी मारा गया। अब कहानी और भी डरावनी हो गई। हयात मोहम्मद खान के दो बेटे थे, आमिर मोहम्मद खान और गोश मोहम्मद खान। आमिर मोहम्मद खान ने अपने पिता की हत्या कर दी। सत्ता के लिए लालच में उसने ही अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन इतिहास में इसे लेकर मतभेद भी मिलते हैं। कुछ जगह कहा जाता है कि उसने सिर्फ विद्रोह किया था, लेकिन परंपरा में हत्या का भी जिक्र है। अब नवाब टूट चुके थे। उन्होंने खुद को महल तक सीमित कर लिया, राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली और फिर 10 नवंबर 1808 को उनका निधन हो गया। अब गद्दी पर आया उनका दूसरा बेटा गौस मोहम्मद खान, पर वो तेजी नहीं दिखा सका, जो ऐसे दौर में एक शासक से जरूरी था। बहुत कमजोर शासक साबित हुआ। असल सत्ता वजीर मोहम्मद खान के पास आ गई थी। वजीर मोहम्मद खान गौस मोहम्मद खान के मंत्री थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। यहीं दूसरी ओर मराठा शक्तियां फिर से उभर रही थी। अब भोपाल एक ऐसे मोड़ पर था जहां एक तरफ थे अंग्रेजों से बनते रिश्ते और दूसरी तरफ मराठों से बढ़ता तनाव। कभी तलवारों से बना ये राज अब कूटनीति की बिसात पर बिछा हुआ था, जहां हर मुस्कान के पीछे एक सौदा था और हर सौदे के पीछे कोई राज। गौस मोहम्मद खान कमजोर, डरपोक और सत्ता की कुर्सी पर, और वजीर मोहम्मद खान चुपचाप, चालाक, अंग्रेजों के दिल में जगह बनाने वाला। भोपाल के भविष्य की ताकत अब इन्हीं हाथों में थी। और दूसरी तरफ मराठा फिर से अपने घोड़ों पर सवार थे, तैयार थे आने के लिए। क्या होगा जब दो ताकतें आमने सामने आएंगी? कौन निभाएगा इस खेल की बाजी और कौन होगा भोपाल का असली मालिक? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।